आज मैं 11th केमिस्ट्री की 10th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप सबको पता है कि जो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में बटी हुई है, एस, पी, डी और एफ। ये जो डिवीज़न है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल या किस ऑर्बिटल में गया। मान लीजिए वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल या फिर एस ऑर्बिटल में गया, तो आप कहोगे कि जो आपका एलिमेंट है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s1। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है, एस में। तो आप कहोगे कि लिथियम कौन सी फैमिली का मेंबर है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं, क्या डेफिनेशन है एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक elements are those element in which the last electron enters in s orbital, outermost s orbital। और आप सभी को पता है कि जो s orbital है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जो आपके s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको कितने ग्रुप असाइन किए गए हैं, 2 ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इन जिन्हें हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 ग्रुप हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट फैमिली के मेंबर्स हैं वो हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। जो आपका ये फ्रेंसियम है ये आपका रेडियो एक्टिव है। तो आपने ये सीरीज़ भी याद करनी है कि लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंसियम। इसके लिए एक ट्रिक है, लीना करे रब से फरियाद। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए एल आई आपका लिथियम है फर्स्ट मेंबर, एन ए आपका सोडियम है, के आपका पोटेशियम है, आर बी आपका रुबिडियम है। ठीक है, सी से बनेगा आपका सीजियम और एफ आर से बनेगा आपका फ्रेंसियम। या फिर आप जिस भी तरीके से याद करना चाहते हो इन सीरीज़ को याद कर सकते हो। उसी तरह से जो आपकी सेकंड सीरीज़ है वो है आपकी बेरिलियम जो एल्कलाइन अर्थ मेटल की है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। उस तरह से ये जो लास्ट मेंबर है रेडियम, ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव है। तो आपने उसी तरह से इसे भी याद करना है। तो एक इसकी ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, जिस भी तरीके से आप याद करना चाहते हो उस तरीके से आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है आपका उसको एल्कली मेटल ग्रुप क्यों कहा जाता है। चलिए, जो ग्रुप 1 है ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, ये हमने पढ़ लिया, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एल्कली मेटल, इन्हें आप एल्कली मेटल कहते हैं। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं आपके, बेसिक या एल्कलाइन। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे सोडियम है Na, वाटर के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस कौन सी गैस निकलेगी,
हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्साइड बना है, इसकी जो नेचर है वो कैसी है, एल्कलाइन। तो इसीलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल्स। देखिए मेटल्स तो ये है ही, ठीक है, और जब हम पानी के साथ इनको डिसोल्व करते हैं तो जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसकी जो नेचर है आती है वो कैसी आती है, एल्कलाइन। तो एल्कलाइन से वर्ड निकला है आपका एल्कली। तो इसीलिए इस ग्रुप के मेंबर्स को आप क्या कहोगे, एल्कली मेटल्स। जो आपका सेकंड ग्रुप है उसे नाम दिया गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें आपको पता है कौन कौन से मेंबर्स हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। रेडियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपका रेडियो एक्टिव। These elements, with the exception of beryllium, are commonly known as alkaline earth metal। ठीक है, बेरिलियम को छोड़ के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बेरिलियम को क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका बिहेवियर एनोमलस है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि इनको अर्थ एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है। These are so called because their oxides and hydroxide, these are alkaline in nature। alkaline का मतलब बेसिक। अगर हम इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं अगर आपको, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है, वाटर में अगर मैं इसको डिसोल्व करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। अब यहाँ पर देखो OH नेगेटिव आयंस हैं, और जिनके पास OH नेगेटिव आयंस होता है उनकी नेचर कैसी होती है, एल्कलाइन। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिसोल्व होने के बाद कैसा सॉल्यूशन देते हैं, एल्कलाइन। तो इसलिए इनको एल्कलाइन मेटल कहा जाता है। लेकिन अब एक वर्ड और जुड़ा है साथ में, वो क्या है आपका, अर्थ। तो अर्थ क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी ये मेटल मिलती हैं अपनी ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ये सब कहाँ मिलती हैं, अर्थ की क्रस्ट में। जो अर्थ का बाहरी पोर्शन है वहाँ पर ये अपने ऑक्साइड्स के रूप में मिलती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो सभी एलिमेंट्स के लिए यूज़ होगा, तो जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सभी मेंबर्स हैं। ठीक है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को लिखने आते हैं। सोडियम के अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूं वो होगा 3s1, पोटेशियम का होगा 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रेंसियम का क्या होगा, 7s1। तो अब अगर मैं इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को जनरलाइज करूं, इनका एक फॉर्मूला लिखूं, तो वो क्या हो सकता है, NS1। ठीक है, देखो सभी में S1 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 है ना, तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है इसका, जनरल NS1। और N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू होगी 2 से कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, 1 नहीं हो सकती। अगर N की वैल्यू 1 हो गई तो 1s1 वो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, जिसे हम अलग से स्टडी करते हैं। उसी तरह से अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, जैसे मैं फर्स्ट मेंबर की बात करता हूं, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो होगा 1s2 2s2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसके बाद मैग्नीशियम आता है, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3s2 आएगा लास्ट में। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम में अगर आप लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो वो आएगा 4s2। तो इसमें भी जो लास्ट सब शेल है वो क्या है आपका, S2S2 है। तो एल्कलाइन
अर्थ मेटल्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा आपका NS2, और N की वैल्यू क्या 2 हो सकती है? हो सकती है, 2 से लेकर कहाँ तक? 7 तक। अब यहाँ पर देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसे देख लेना। अब आता है इनकी अबंडेंस क्या है, कैसे पाए जाते हैं। तो अमंग एल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम दीज आर अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब ये बहुतायत, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो लिथियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, इनकी अमाउंट कैसी है? कम है। फ्रेंसियम जो कि आपको मैंने बताया था रेडियो एक्टिव है, ठीक है, ये बहुत ही कम पाया जाता है। और इसका जो हाफ लाइफ है वो है 21 मिनट्स। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के बाद जो एलिमेंट है उसकी अमाउंट कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो 21 मिनट के बाद जो फ्रेंसियम है इसकी अमाउंट क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। अब अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो उसमें देखिए, ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसकी जो रैंक है अबंडेंस के फॉर्म में वो कौन सी है? 5th और 6th। इन द अर्थ क्रस्ट स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम दे हैव मच लोअर अबंडेंस, इनकी मात्रा कम है। और जो बेरिलियम है इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। एंड रेडियम जो कि कैसा आपका, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये 10% मिलता है किसमें? इग्नियस रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जो ज्वालामुखी के ठंडे होने से बनती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स की। लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो है आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो होता है लार्जेस्ट इन ए पीरियड। कैसे होता है? आप सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो ब्लॉक्स में बटी हुई है, और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज़ क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो आपका न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच की जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज़ है वो कैसा होता है? लार्जेस्ट। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो मोनोवैलेंट आयन हैं जो बनते हैं एल्कली मेटल से, उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। किससे? उनके पेरेंट एटम से। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या बनता है आपका? Na पॉजिटिव। सोडियम ये आपका पेरेंट एटम है यहाँ पर किसका? Na पॉजिटिव का। यहाँ पर प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। लेकिन जब ये कैटायन बना Na पॉजिटिव, प्रोटॉन उतना ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। कितने हो जाएंगे अब? 10। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na पॉजिटिव के केस में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और Na के केस में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या होगा? कम होगा। तो कैटायन का साइज़ हमेशा ही उसके पेरेंट एटम से कैसा होता है? छोटा होता है। अब अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे,
ठीक है, एल्कली मेटल के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज होगा देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, तो उसमें जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो लिखोगे 2 1। तो आप देखिए इसमें कितनी शेल हैं, 2 शेल है। सोडियम का 11 है, 2 8 1। इसमें कितनी शेल आई, 3 शेल। पोटेशियम का 19 है, 2 8 8 1। इसमें कितनी शेल आई, 4 शेल। रुबिडियम में 5 शेल आएंगी और सीजियम में कितनी आएंगी, 6 शेल। तो आप देखो कि जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, और नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेंगी तो साइज़ क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर 2 शेल हैं और यहाँ पर कितनी शेल है, 3 शेल है, तो 3 शेल वाले एटम का साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, बढ़ता है। और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये 2 फैक्टर हैं, एक तो शेल वाला फैक्टर है जो साइज़ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, एक न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है जो साइज़ को क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा डाउन द ग्रुप। लेकिन जो ओवरऑल जो इफ़ेक्ट होगा वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट कम है। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद आती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो आपके ये एल्कली मेटल्स के जो मेंबर हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी है, बहुत कम है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम के बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को तो इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये खुद ही चाहता है कि क्या हो, इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले। जब ये खुद ही चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना तो इन एलिमेंट्स की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, बहुत कम होगी। अब अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, ठीक है, लिथियम से अगर हम सीजियम की तरफ जाएं तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है और जो बाहर वाला शेल है जिसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर दूरी बढ़ जाएगी तो दोनों की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और दोनों की अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सॉरी ये जो एल्कली मेटल्स हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, बहुत कम होगी। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी और भी डिक्रीज होगी। तो जो सीजियम है जिसका साइज सबसे बड़ा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद आता है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब हम किसी भी गैसियस आयन को वाटर में डिसोल्व करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं कौन सी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है
ये डिपेंड करती है जो आपका आयन है और जो वाटर मॉलिक्यूल है इनके अट्रैक्शन पर। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो डिपेंड करती है आयनिक साइज पे। तो सबसे जो छोटा साइज है वो किसका है? लिथियम का। अगर लिथियम का सबसे छोटा साइज है तो लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी है वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। और जो सीजियम है Cs पॉजिटिव, इसका जो आयनिक साइज है वो सबसे बड़ा है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होगी? बहुत कम होगी। तो यही रीज़न है कि जो लिथियम है, जो लिथियम के साल्ट हैं, वो अधिकतर किस फॉर्म में मिलते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म में। जैसे कि आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है LiCl इंटू 2H2O, इट इज़ हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है। अगर साल्ट के साथ आपके वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हों तो हम उसे कैसा साल्ट बोलेंगे? हाइड्रेटेड साल्ट। इसके बाद आती है डेंसिटी। आप सभी को पता है जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होता है तो इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और अगर देखो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। तो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं उन सब की डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है। अब डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे, ठीक है, लिथियम से किसकी तरफ जाएंगे? सीजियम की तरफ जाएंगे, तो दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी। मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन जो मास में इंक्रीज होगा, ठीक है, ये ज़्यादा होगा, और जो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा वो क्या होगा? कम। तो अगर हम दोनों के इफेक्ट को जोड़ देंगे, मास और वॉल्यूम के इफेक्ट को, तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी विल इंक्रीज। तो विच इंक्रीज, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। देखिए सबसे पहले लिथियम आता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है। अभी हमने बात करी कि जो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इस हिसाब से पोटेशियम की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और सोडियम की डेंसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन पोटेशियम की कम होती है, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ लाइटर, पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम। अब रीज़न क्या है इसका? आप सभी को पता है डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मास भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम सोडियम से पोटेशियम पर मूव करेंगे तो जो वॉल्यूम में इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर, सॉरी, एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो इससे क्या होगा? जो डेंसिटी होगी ना पोटेशियम की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, वी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर वी ज़्यादा बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? वहाँ पर कम होगी। तो ये रीज़न है कि जो आपकी डेंसिटी किसकी? पोटेशियम की, वो कम है किससे? सोडियम से। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एल्कली मेटल्स हैं ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है? बहुत लो है। मेटल्स में जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं? आपके मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है। तो इसमें तो केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इनका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कैसे हैं? बहुत वीक है। ठीक है। और मेटेलिक बॉन्ड वीक हैं तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है। अब अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो
साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। और जब साइज़ बढ़ता है तो वहाँ पर बॉन्ड वीक बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो सीज़ियम है आपका, ठीक है, सीज़ियम में सबसे वीक कौन से बॉन्ड होंगे? मेटालिक बॉन्ड। तो सीज़ियम में अगर बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड होंगे तो इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट आपका कलर विद द फ्लेम। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, यदि आप उनको किसी फ्लेम पे डालोगे तो सभी कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम को अगर आप उसमें डालोगे, सोडियम क्लोराइड को आग में, तो येलो लाइट प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। उस तरह से जैसे लिथियम है, लिथियम क्रिम्सन रेड, जो पोटेशियम है वो पेल वायलेट, ठीक है। और जो आपका सीजियम है वो स्काई ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है जब हम उसको किस पर डालते हैं? फ्लेम पर। अब हमने शुरू में डिस्कस करा था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसको फ्लेम पर डालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी लेकर कहाँ चले जाता है? एक्साइटेड स्टेट में, बाहर वाले स्टेट में चले जाता है। लेकिन आप सबको पता है ये बात कि जो एक्साइटेड स्टेट है ये बहुत अनस्टेबल होती है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया है वो दोबारे कहाँ चले जाता है? अपनी उसी स्टेट में चले जाता है जहाँ से ये आया था। और उस स्टेट में जाने के लिए ये क्या करता है? फिर एनर्जी लूज़ करता है। सीधी सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइयर स्टेट में है, एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ से अगर लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी को लूज़ करके आएगा, ठीक है। वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है? कलर के फॉर्म में। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो एल्कली मेटल्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इनका जो वैलेंस सेल है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +1। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है? किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी क्या करने की? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो ये जितने भी मेटल्स हैं ये क्या कर सकते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं? आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है, ग्रुप में। तो ग्रुप में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि जो सबसे बड़ा साइज है वो किसका है? सीजियम का, ठीक है। तो सीजियम क्या कर सकता है? सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हैं सभी, बिकॉज दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिपेंड करती है साइज पर। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज होगा एटम का, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी ही दूर होंगे। अगर ज़्यादा दूर होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है किस पर? एटॉमिक रेडियस पर। और जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही कम क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो सीजियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, क्योंकि उसका साइज कैसा है? सबसे बड़ा है। अब हम इनको, आपके एल्कली मेटल्स को, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में भी इनका यूज़ है, ठीक है। यूज़ करते हैं हम किनको? एल्कली मेटल्स को।
क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, बहुत कम है। तो जब भी इनके सरफेस पर कोई लाइट पड़ती है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तभी इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, ठीक है, जहाँ पर हम लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दीज एलिमेंट्स व्हेन irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom to lose electron। ठीक है, जो लाइट है ये क्या करती है, इस एटम में से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाती है। तो दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो इसी कारण से जो सीजियम है और जो पोटेशियम है इसका हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स। तो जो आपके एल्कली मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, दे आर हाईली रिएक्टिव। अब ऐसा क्यों है? आप सभी को पता है कि एल्कली मेटल का जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा साइज़ होने के कारण उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण ये मेटल क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकते हैं और किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, मोनोवेलेंट कैटायन में। जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, या आप कह सकते हो उतनी ही आसानी से क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाएगा। अब यदि हम एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप चलें, ठीक है, फर्स्ट मेंबर आपका लिथियम है, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम और लास्ट में क्या आता है आपका सीजियम। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, मिनिमम, कम से कम। और अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम है तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मैक्सिमम। तो डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी होगी एल्किल मेटल की वो क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। आप सभी को पता है कि एयर में मेनली क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट हैं किसके, एयर के। तो जब भी आप किसी भी एल्कली मेटल को एयर में रखते हैं तो आप ये देखते हैं थोड़ी देर के बाद उसकी जो सरफेस है ना वो टर्निश हो जाती है। टर्निश का मतलब थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एल्कली मेटल है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड, वाटर के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड, ठीक है। और इन कंपाउंड्स की क्या होती है, एक पतली सी लेयर क्या कर लेती है, आपके एल्कली मेटल को ढक देती है, जिसके कारण उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो अब हम थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। जितनी भी मेटल्स हैं सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं। अब ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। जैसे आपका लिथियम है, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जो सोडियम है वो परऑक्साइड बनाता है, और जो दूसरी मेटल रहेगी इन दोनों को छोड़ के वो क्या बनाते हैं, आपके सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका रीज़न हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या इसका रीज़न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपकी मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, लिथियम फॉर्मूला है Li, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीजन प्लस O2 और लिथियम ऑक्साइड ये बनेगा आपका Li2O, ठीक है।
इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2। ये बना आपका लिथियम मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड O2 नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड मोनोऑक्साइड। ठीक है। सोडियम, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा सोडियम परऑक्साइड Na2O2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है, O2 नेगेटिव की फॉर्म में, इट इज़ पर ऑक्साइड। और जो अदर मेटल्स रहेगी आपकी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तीनों एक ही तरह से रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ M से, M प्लस O2, और ये बनता है आपका MO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, O2 नेगेटिव की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर M पे कितना चार्ज है, +1। ठीक है। O2 पे क्या हो जाएगा, -1। तो O2 नेगेटिव, इट इज़ सुपर ऑक्साइड। ठीक है। तो अब एक रूल है, वो क्या रूल है कि एक स्मॉलर कैटाइन, ऐसा कैटाइन प्लस वाला जिसका साइज छोटा है, वो स्टेबलाइज कर सकता है या स्टेबल बॉन्ड बना सकता है ऐसे एनाइन के साथ जिसका साइज कैसा है, छोटा है। तो अब आप देखिए, लिथियम Li पॉजिटिव, इसका साइज है सबसे छोटा। ठीक है। लिथियम के बाद आता है आपका सोडियम आयन, आयन का साइज बढ़ जाएगा। सोडियम के बाद फिर जब पोटेशियम आता है, पोटेशियम का साइज उससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये मोनोऑक्साइड है O2 नेगेटिव, परऑक्साइड है O2 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड है O2 नेगेटिव। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो सुपर ऑक्साइड का साइज़ सबसे बड़ा है, फिर परऑक्साइड का, और सबसे कम किसका है, ऑक्साइड का। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका कैटाइन स्मॉल है तो वो स्मॉलर एनाइन के साथ ही स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। तो लिथियम ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्साइड के साथ। ठीक है, मोनोऑक्साइड के साथ। सोडियम किसके साथ बनाएगा, परऑक्साइड के साथ। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वो किसके साथ बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है। तो इसीलिए जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द सुपर ऑक्साइड आयन जो हमने लास्ट में करा था O2 नेगेटिव आयन इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्जर कैटाइन सच एज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, क्योंकि इनका साइज भी कैसा है, लार्ज है। ओके। इसके साथ साथ जितने भी एल्कली मेटल अभी हमने करी है ऑक्साइड्स में, ठीक है, सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो कितनी है, +1। उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जो लिथियम ही केवल ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है आपका, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है। इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन ही क्यों मतलब लिथियम नाइट्रोजन से ही क्यों रिएक्ट करता है। ठीक है। और दूसरे जो मेंबर्स हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्ट क्यों नहीं करते, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेनली बात इसमें यही थी कि ऑक्सीजन से एल्कली मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो 3 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, ये मैंने बात आपको बता दी। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनको केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है। और वो एयर से और एयर में प्रेजेंट वाटर से इनके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है। तो हमें अगर एल्कली मेटल्स को बचाना है एयर से और वाटर से, तो हम क्या करते हैं, उसे किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है। केरोसिन ऑयल क्या करता है, कट ऑफ कर देता है किसको, एयर को और वाटर को। ठीक है। तो जो भी आपको बॉटल्स मिले, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और साथ में कौन सी गैस निकालते हैं, डाया हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसको
एज केमिकल रिएक्शन लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, M प्लस H2O, मेटल हाइड्रोक्साइड MOH, M की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और OH की -1, प्लस कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कई बार क्या होता है, प्रोसेस के दौरान ही जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को करते हुए लैब में बड़ी केयर रखी जाती है। चलिए आप देखते हैं कि जो डिफरेंट एल्कली मेटल्स हैं वो वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। जो लिथियम है, लिथियम की जो प्रोसेस है वाटर से वो कैसी है, बहुत स्लो है। इसका रीज़न ये है, एक तो इसका स्मॉल साइज़ है। ठीक है, स्मॉल साइज़ होने के कारण जो इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो बहुत कम है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण जो लिथियम है वो किस फॉर्म में रहता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड का मतलब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो क्या करते हैं, इसको फर्दर जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। बाकी के जो दूसरे मेंबर्स हैं इस फैमिली के, वो वाटर से एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कई बार हाइड्रोजन गैस क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, सीजियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बहुत ज़्यादा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हमने देखा था कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहे थे उसमें जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। तो इसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा उतनी आसानी से क्या बनेगा आपका, MOH, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी। तो सीजियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या है, सबसे ज़्यादा है टूवर्ड्स वाटर। ओके, और ये दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास प्रोटॉन है जो H पॉजिटिव दे सकता है, जैसे कि अल्कोहल, ROH, गैसियस अमोनिया, NH3, ये सब प्रोटॉन डोनर हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं। एल्काइंस, एल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इन सब के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्कली मेटल क्या कर सकते हैं, इन सब में से हाइड्रोजन को ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कौन होंगे, आपके प्रोटॉन डोनर होंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। सभी एल्कली मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, और सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, और जो हाइड्राइड्स बनेंगे उन सब की नेचर कैसी है, आयनिक है। और आप सभी को ये बात पता है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मैं जनरल रिएक्टिविटी दिखाऊं इनकी, तो 2M प्लस H2 और ये बनता है 2M H पॉजिटिव, सॉरी M पॉजिटिव और H नेगेटिव। ये है आपका मेटल हाइड्राइड, और नेचर कैसी है इसकी, आयनिक। ठीक है, अब रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो रिएक्टिविटी उसी तरह से इंक्रीज होगी जब आप लिथियम से किसकी तरफ जाओगे, सीजियम की तरफ। ठीक है, क्यों रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, यदि आप मेटल हाइड्राइड के फॉर्मूले को देखें तो M पॉजिटिव और H नेगेटिव है। M पॉजिटिव का मतलब मेटल ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो जितनी आसानी से मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी होगी ज़्यादा। तो सीजियम, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के। टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो जो भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके
क्या बनाते हैं आपके हैलाइड्स, जिनका फॉर्मूला है आपका mx। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 2m प्लस x2 क्या बनेगा, 2mx। तो अब ये बात आती है कि जो ये मेटल हैलाइड बना है इसकी नेचर कैसी होगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो लिथियम के हैलाइड्स हैं उनकी नेचर कैसी है, कोवलेंट है, और जो बाकी मेटल्स के हैलाइड हैं जो दूसरे रह गए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके जो हैलाइड्स हैं उनकी नेचर कैसी है, आयनिक। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन टर्म ऑफ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, बस आप समझ लीजिए क्या चीज़ है ये। अब जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो उसमें एक कैटायन बनेगा और एक क्या बनेगा आपका, एनायन। ठीक है, कैटायन पे चार्ज होगा पॉजिटिव और एनायन पे चार्ज होगा नेगेटिव। तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव जो आयन है आपका कैटायन, उसकी एनायन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं हम पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब ये पोलराइजिंग पावर कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है साइज पे। अगर साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि लिथियम आयन है Li पॉजिटिव, लिथियम आयन का जो साइज़ है वो है बहुत छोटा। बहुत छोटा साइज़ होने के कारण इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से क्या होगा, जो कैटायन है प्लस वाला वो क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो देखो किस तरह की पोजीशन आ जाएगी, ये आपका कैटायन है और एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्टेड फॉर्म में हो जाएगा। डिस्टोर्टेड फॉर्म का मतलब टूट जाएगा, सिमिट्रिकल नहीं रहेगा। ये ऊपर वाला ये सिमिट्रिकल था, ये नीचे वाला सिमिट्रिकल नहीं है। या फिर हम एक बात कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव वाले से किसकी तरफ चली जाएगी, पॉजिटिव वाले की तरफ। ठीक है, एनाइन से कहाँ चले जाएगी, कैटाइन पे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनाइन से कैटाइन पे चले जाएगी तो इससे क्या होगा, जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है कैटायन है वो आप कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेस पॉजिटिव, इट विल बी लेस पॉजिटिव। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला है वो कंप्लीट एनाइन नहीं रहेगा, उस पर चार्ज, इट विल बी लेस नेगेटिव। कहने का ये मतलब है उसका जो आयनिक नेचर है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और कौन सा करेक्टर आ रहा है, कोवलेंट करेक्टर। तो जिसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उसमें कोवलेंट करेक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो लिथियम आयन है इसका साइज़ बहुत छोटा है। छोटा साइज़ होने के कारण इसके जो हैलाइड्स हैं उनमें कौन सा करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर। और जो दूसरे कैटायंस हैं इसमें सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम आयन और कौन सा आयन, सीजियम आयन, इनकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ख़त्म कर सके या फिर अनसिमेट्रिकल बना सके उसको। ठीक है, तो यहाँ पर तो करेक्टर कैसा रहेगा, आयनिक ही रहेगा। ओके, इस ये जो पूरी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आपका कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार लिखा क्या हुआ हमने। तो लिथियम के जो हैलाइड्स हैं उनकी नेचर कैसी है, कोवलेंट है। क्यों, क्योंकि जो लिथियम आयन है उसकी पोलराइजेशन पावर कैसी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब कहने का क्या है, द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन बाय ए कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, जो कैटायन है वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। The lithium ion is very small in size and high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion। अभी मैंने बताया था आपको ये बात। Since anion with larger size can be easily distorted,
एनाइन का जितना बड़ा साइज होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। तो अमंग हैलाइड्स लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, देखो लिथियम आयोडाइड, लास्ट पॉइंट पढ़िए, लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट। क्यों है मोस्ट कोवलेंट? ये लिथियम पॉजिटिव है, आयोडीन सबसे नीचे लाई करता है, तो क्या होगा, उसका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा एनाइन का उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसकी तरफ जाने की, कैटाइन की तरफ जाने की। ठीक है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनाइन से कैटाइन की तरफ जाएगी उतना ही चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होगा, उतना ही प्लस चार्ज कम होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये चार्जेस कम हो गए तो इसका मतलब आयनिक करेक्टर ख़त्म हो रहा है उनमें, और कौन सा करेक्टर आ रहा है, कोवलेंट। ठीक है, तो लिथियम आयोडाइड इट इज़ कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं आप सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो कौन सा एजेंट होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपका लिथियम। ठीक है, जो अब ये रिड्यूसिंग करेक्टर है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो लिथियम है, लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है मोस्ट नेगेटिव, -3.04 वोल्ट। ठीक है, तो इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो दूसरे आपके एलिमेंट हैं उनके भी हम रिड्यूसिंग पावर कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लिथियम का सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो सोडियम है उसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो सोडियम इट इज़ लिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसके बाद आता है आपका रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो सभी अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या देते हैं, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन विच इज़ कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगा, या तो जिसमें फ्री आयंस हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स which absorb energy in the visible region and thus impart blue color to the solution। ठीक है, तो अब ये ब्लू कलर क्यों है सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी वो छोड़ते हैं वो कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की, इसलिए हमें सॉल्यूशन ब्लू दिखाई देता है। और ये जो सॉल्यूशन है इट इज़ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करे। ये हम +2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यदि हम इसको ऑन स्टैंडिंग अगर हम इसको ऐसे ही रख दें, ठीक है, तो ये कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अमाइड्स की। ठीक है, चलिए इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं कि क्या रिएक्शन इसमें बनेगी। तो एम आपका मेटल हो गया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में आपने जो जनरल मोल्स लेने वो कितने लेने, X+Y। ठीक है, तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो अमोनियम कैटाइन बनेंगे एक तो, और निकलेंगे आपके अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके हैं अमोनिएटेड कैटाइंस प्लस अमोनिएटेड
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन्हीं के कारण आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा और क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो आप सभी को पता है, Na2CO3 इंटू 10H2। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसका जो यूज़ है वो करते हैं डिटर्जेंट्स में, और जिस डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है उस डिटर्जेंट का यूज़ हार्ड वाटर में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। चलिए अब हम उस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं जिस प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। उस प्रोसेस का नाम है सोलवे प्रोसेस। यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है सोलवे प्रोसेस का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लार्ज टैंक दिखेगा। इस टैंक का नाम है अमोनिया एब्जॉर्बर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें अमोनिया एब्जॉर्ब होगी बाय वाटर। तो इस टैंक में हम क्या करते हैं, ब्राइन वाटर यूज़ करते हैं। जो आपका ब्राइन वाटर है उसमें प्रेजेंट है 30% NaCl, और इसमें से गैस पास की जाती है अमोनिया साथ में। ठीक है, तो आपका जो वाटर है वो क्या कर लेता है, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस अमोनिया एब्जॉर्बर में होता क्या है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है। अब जो वाटर है, वाटर में ये हो सकता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिल्टर लगा हुआ है एक। तो इस अमोनिया एब्जॉर्बर में जब रिएक्शन होती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वो अपने वो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर से उनको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात और देखेंगे कि ये आपका अमोनिया रिकवरी टैंक है, यहाँ से भी कुछ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन से टावर में डाल रहे हैं हम, अमोनिया एब्जॉर्बर में। चलिए देखते हैं प्रोसेस होगी क्या क्या। ठीक है, अब जो अमोनिया एब्जॉर्बर है इसमें क्या क्या है, एक तो अमोनिया, ठीक है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, और क्या है, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं इस टैंक में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। रिएक्शन इन अमोनिया एब्जॉर्बर। तो देखिए हमने ब्राइन वाटर लिया था, ठीक है, और ब्राइन वाटर में आपका क्या पास करी थी, उसमें हमने अमोनिया गैस पास करी थी, ये वाटर है, और थोड़ा बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई थी वो जो अमोनिया रिकवरी टैंक जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था वहाँ से आई थी। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है आपका अमोनियम कार्बोनेट। अब मैंने आपको कहा था यदि आपके वाटर में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं कैल्शियम और किसकी, मैग्नीशियम की, तो वो क्या करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ में क्या बनता है आपका, अमोनियम क्लोराइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको वहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्टर कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से जो वाटर जो इस सेकंड टैंक में जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं कार्बोनेशन टावर। कार्बोनेशन टावर में क्या होगा, आपका अमोनियकल ब्राइन वाटर जाएगा। अमोनियकल ब्राइन वाटर मतलब अमोनिया में, अमोनिया के साथ क्या मिक्स है, ब्राइन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में क्या है कि इस ये जो सेकंड टैंक है आपका, इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऊपर से आएगा अमोनिएटेड ब्राइन वाटर। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका अमोनिएटेड ब्राइन वाटर, तो देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। रिएक्शन कार्बोनेशन टावर, ठीक है, जो आपका फर्स्ट टावर था,
ठीक है, उसमें हमने क्या बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, जो किस किस की रिएक्शन से बना था, अमोनिया प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये अमोनिएटेड ब्राइन वाटर नीचे से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ऊपर, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NH4HCO3। ठीक है, फिर ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या करेगा, क्योंकि ब्राइन वाटर है, ब्राइन वाटर में क्या प्रेजेंट है, आपको स्टार्टिंग में बताया था NaCl होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके बन जाएंगे आपके प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इन सॉल्युबल होता है। तो जरा आप प्रोसेस में आ जाइए दोबारा। ठीक है, ये प्रोसेस थी। यहाँ पर देखिए फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यहाँ पर क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे फिर, इसको जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है ना यहाँ पर, इसको हीट करेंगे। ठीक है, और जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको और कंपार्टमेंट्स, कुछ और टैंक्स भी दिखाई दे रहे हैं। इनका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए ये जो टैंक है ये है लाइम किल्न। ठीक है, चूना भट्टी, इसमें चूने को गर्म किया जाता है। ठीक है, CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO और प्लस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाई सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमने कार्बोनेशन टावर में जो CO2 का हमने यूज़ किया था, वो CO2 कहाँ से आई है, आपकी लाइम किल्न से। ठीक है, तो CO2 तो यहाँ यूज़ हो गया, अब क्या बच गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिक्स करते हैं, वाटर में, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस। ठीक है, अब जो ये CaOH की ट्वाइस बना है, ये यूज़ होता है किस चीज़ में, अमोनिया रिकवरी में। ठीक है, अमोनिया को दोबारे बनाने में, इस प्रोसेस को हम आगे करेंगे। तो हमने कार्बोनेशन टावर में वाले रिएक्शंस हमने कर ली थी। इस रिएक्शन में क्या बना था आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब क्या होगा आपका, जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है, तो आपको यही बनाना था। तो अब ये जो प्रोसेस है, सोलवे प्रोसेस, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल ये है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बीच में बनता है, ठीक है, जिसको हमने प्रेसिपिटेट आउट कर लिया था, वो क्या है, बहुत, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है, बहुत कम है, तभी क्या बने उसके, प्रेसिपिटेट बने। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट इसके बन जाते हैं जब रिएक्शन होती है किसकी, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ठीक है, ये हमने प्रोसेस पीछे कर ली थी। इस प्रोसेस में जो आपका लास्ट स्टेप है, जो मैं बता रहा था आपको हम करेंगे, लास्ट स्टेप में जो अमोनिया है वो रिकवरी की जाती है उसकी, कैसे, बाय रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये आपका कार्बोनेशन टावर में प्रोडक्ट मिला था हमको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक प्रोडक्ट बना था NH4Cl। ठीक है, NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला था कब, जब हमने CaO कैल्शियम ऑक्साइड और किसकी रिएक्शन करी थी, वाटर की। ठीक है, तो जब इनमें आपस में रिएक्शन होती तो देखिए क्या बनता है, 2NH4Cl प्लस NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। ठीक है, अगर मैं इनकी रिएक्शन करूंगा तो ये बनेगा मेरा NH3। ठीक है, अमोनिया गैस जिसकी रिकवरी हो चुकी है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड और प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट भी बनता है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट।
अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सोलवे प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर ढूंढते हैं। क्या आंसर है? कार्बोनेशन टावर में आपको ध्यान होगा ये रिएक्शन हुई थी। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हमने रिएक्शन करी थी NaCl के साथ। तो उसके बाद हमारा अमोनियम क्लोराइड बना था NH4Cl और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। जो ये NaHCO3 बना था ये क्या है, पानी में इनसॉल्युबल है और इसके क्या बन गए थे, प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट बनाना चाहते हैं तो हमें साल्ट लेना पड़ेगा, क्या, पोटेशियम क्लोराइड। और जब हम ये पोटेशियम क्लोराइड साल्ट लेंगे तो बनेगा क्या हमारा, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, लेकिन जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है और इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे तो फिर यहाँ से हम पोटेशियम कार्बोनेट भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। आप सभी को पता है कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, और जब हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सोडियम एल्कली मेटल लिया हुआ है। अगर मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। उसी तरह से अगर मैं इसके ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ, जैसे सोडियम के ऑक्साइड्स हैं सोडियम परऑक्साइड और सोडियम मोनोऑक्साइड, इन्हें भी अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है, NaOH। और यहाँ पर एक एग्जांपल और है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। इसे भी जब मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें इन एग्जांपल से ये पता लग रहा है कि जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं अगर उनके ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड। इन रिएक्शन से हमें एक इम्पोर्टेंट बात और पता लग रही है कि जो आपका सोडियम परऑक्साइड और जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है वो जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं साथ में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आप सभी को पता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, H2O2। और ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये एक्ट करता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होता है ये हमारा प्रोड्यूस करता है नसेंट ऑक्सीजन, जो हेल्प्स करता है किसमें, ऑक्सीडेशन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोडियम पर ऑक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब अगर हम बात करें वेरिएशन की, क्या वेरिएशन है हाइड्रोक्साइड्स की, तो यहाँ पर आप देखिए जब मेटल हाइड्रोक्साइड डिसोल्व होता है वाटर में तो बॉन्ड टूटता है किसके बीच का, M और O के बीच का, और क्या बनता है आपका, मेटल आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये जो M और O के बीच का बॉन्ड है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना इजीली M पॉजिटिव बनता है। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सीजियम CS इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो है सबसे कम, तो ईजिली बन जाएगा हमारा क्या, CS पॉजिटिव। या आप ऐसे कह सकते हो CS और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सीजियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ मोस्ट बेसिक एंड जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ लीस्ट बेसिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। चलिए पहले हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। आप एल्कली मेटल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं उनके ऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से और उनके
कार्बोनेट्स है। ठीक है, आपको अगर फ्लोराइड्स चाहिए तो आप इनकी रिएक्शन कराइए HF से, क्लोराइड चाहिए तो HCl से, ब्रोमाइड चाहिए तो HBr से, और अगर आयोडाइड चाहिए तो HI से। ठीक है, और जो आपके मेटल कार्बोनेट्स हैं ये हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देते हैं। तो जो हम इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं, मतलब वो जो एनर्जी रिलीज हुई है जब आपके ये हैलाइड्स प्रिपेयर हुए हैं, तो वो हम देखते हैं कि कैसी हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, नेगेटिव अगर वैल्यू आए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो हम कहेंगे कि जो आपका कंपाउंड बना है वो कैसा बना है, स्टेबल। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आप टेबल देखिए, वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। ये फ्लोराइड्स की हैं, क्लोराइड्स की हैं, ब्रोमाइड्स की हैं, और यहाँ पर आयोडाइड्स की हैं। अगर हम इनकी नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आती हैं वो किसकी आती हैं, हमारी फ्लोराइड्स की। ठीक है, और जो लेस नेगेटिव वैल्यू आती हैं वो आती हैं हमारी किसकी, आयोडाइड की। तो इस टेबल से हमें ये बात पता चलती है कि जो मेटल फ्लोराइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी मेटल आयोडाइड से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो आगे वाले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम एक फैक्टर लगाएंगे जिसको बोलेंगे हम पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो पहले हम पोलराइजेशन इफेक्ट को पढ़ लेते हैं कि पोलराइजेशन इफेक्ट होता क्या है। देखिए, जब आपके आयनिक कंपाउंड बनते हैं उसमें एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन। तो जो कैटायन होता है वो क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कुछ एनायन की, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, कैटायन की तरफ, जब इनमें क्या होती है, अट्रैक्शन। तो उससे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, मान लीजिए आपका डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, और एनायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटायन की तरफ गई है तो इसका नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये चार्ज हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन इफेक्ट। तो पोलराइजेशन जो इफेक्ट है उसके कारण जो आपका आयनिक करैक्टर है वो थोड़ा कम हो जाता है, और कैसा करैक्टर आ जाता है, कोवलेंट करैक्टर। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन पे। ठीक है, जैसे आपके एल्कली मेटल्स हैं उसमें कौन कौन से कैटायन बनेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और लास्ट में क्या बनेगा, सीजियम। तो जो जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, जितना साइज कैसा होगा, छोटा होगा, तो उसकी एनायन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर किसकी है सबसे ज़्यादा, लिथियम की। अगर पोलराइजेशन लिथियम की सबसे ज़्यादा है तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसके कंपाउंड होंगे ना लिथियम के, उसमें कौन सा करेक्टर आ जाएगा, कोवलेंट करेक्टर। चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपके मेटल हैलाइड्स हैं, एल्कली मेटल के मेटल क्लोराइड्स। तो यहाँ पर जो कोवलेंट करेक्टर किस में है सबसे ज़्यादा, LiCl में। क्यों है, अभी हमने बात डिस्कस करी थी, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो एनायन है उसके इलेक्ट्रोड क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा चार्ज डेंसिटी एनायन से कैटायन की तरफ आएगी तो चार्ज क्या आ जाएगा, कैटायन पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और एनायन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ज़्यादा चार्ज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा करेक्टर आ जाएगा, आपका कोवलेंट करेक्टर। तो लिथियम क्लोराइड में कोवलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा है, और सीजियम क्लोराइड में कोवलेंट करेक्टर सबसे कम है। या आप कह सकते हो सीजियम क्लोराइड में कौन सा करेक्टर है, आयनिक
करेक्टर। क्यों है? क्योंकि सीजियम का साइज कैसा है? बड़ा है। ठीक है, बड़ा साइज होने के कारण ये ज़्यादा क्या नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, किसकी? क्लोराइड आयन की, जिसके कारण चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, ज़्यादा चार्ज डिक्रीज नहीं होगा। ज़्यादा चार्ज डिक्रीज नहीं होगा तो कौन सा करेक्टर रहेगा उसमें? आयनिक करेक्टर। ओके। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एनाइन की, एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, कैटाइन की उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडाइड का। अगर सबसे बड़ा साइज आयोडाइड का है तो क्या होगा? इसकी कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और करेक्टर क्या होगा वहाँ पर? कोवलेंट। ठीक है, तो जो लिथियम फ्लोराइड है, LiF, ठीक है, या फिर आपका लिथियम फ्लोराइड नहीं, सॉरी, LiI, लिथियम आयोडाइड, इसमें सबसे ज़्यादा कैसा करेक्टर होगा? कोवलेंट करेक्टर। क्योंकि एक तो यहाँ पर कैटाइन है जिसका साइज़ बहुत छोटा है, और एक ये एनाइन है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन इफेक्ट देखा जाएगा वो बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडाइड आयन की लिथियम आयन की तरफ जाएगी वो कैसी जाएगी? बहुत ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा तो जो लिथियम आयोडाइड है उसका कोवलेंट करेक्टर भी कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन है कि लार्जर द एनाइन, जितना बड़ा साइज होगा एनाइन का उतना ही ज़्यादा कौन सा होगा? करेक्टर होगा आपका कोवलेंट करेक्टर। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। यहाँ पर आपको दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये लैटिस एनर्जी है, उसके बाद आपका हाइड्रेशन एनर्जी है। हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। आपका एक कंपाउंड सॉल्युबल होगा जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, किससे? लैटिस एंथैल्पी से। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी वो एंथैल्पी है जो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाती है, या फिर जब आपका कंपाउंड बनता है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो LiCl है उसकी लैटिस एंथैल्पी देखिए कितनी दे रखी है? -8.5। ठीक है, ये वो एनर्जी है जब आपका LiCl बना है। ठीक है, जब इसको तोड़ना है तो +845 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दूसरी एनर्जी है, वो है आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ये वो एंथैल्पी है जो रिलीज होती है जब हम आपके कंपाउंड को किस में डिसोल्व करते हैं? वाटर में। तो वाटर और जो आपका कंपाउंड है उसके बीच में इंटरेक्शन होती है, और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब अगर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? आपका सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए 845 किलो जूल पर मोल, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है? 887, जो कि ज़्यादा है किससे? लैटिस एंथैल्पी से। तो आपका LiCl क्या हो जाएगा? वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सॉल्युबिलिटी सबसे कम आपको दिखाई दे रही है वो लिथियम फ्लोराइड की दिखाई दे रही है। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है 0.27 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका रीज़न ये है कि जो लिथियम फ्लोराइड है इसकी नेचर है कोवलेंट। ठीक है, और जो इसका बॉन्ड है वो भी कैसा है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इसकी लैटिस एनर्जी है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है? कम है।
तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा था अभी कि किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, लैटिस एनर्जी से। कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं अभी, ठीक है। जैसे लिथियम फ्लोराइड है, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, LiF। क्यों? क्योंकि इसकी जो लैटिस एनर्जी है इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। और जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे क्या होता है, इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाती कि ये बॉन्ड क्या हो सके, कंप्लीटली टूट सके। तो लिथियम फ्लोराइड्स ये क्या आपके इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अगर मैं सीजियम आयोडाइड की बात करूं, CSI की, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों है कम? क्योंकि जो सीजियम है इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए तो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, लैटिस एनर्जी से, ठीक है। तो साइज़ बड़ा होने के कारण जो सीजियम आयन है, साइज़ बड़ा होने के कारण वो इतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं रिलीज़ कर पाता या इतना ज़्यादा किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता कि जो CS और I का जो बीच का बॉन्ड है वो क्या हो सके, टूट सके, ठीक है। तो जो सीजियम आयोडाइड है इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, बहुत कम है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो लिथियम फ्लोराइड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि जो लिथियम फ्लोराइड है इसकी नेचर कैसी है, कोवलेंट, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे एसीटोन, ठीक है, इनके साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। अगर इंटरेक्शन होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में तो वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये प्योरली आयनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर सोडियम क्लोराइड इंटरेक्ट नहीं करता तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, नहीं होगी, या फिर ये क्या होगा, इनसॉल्युबल, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एन KCl इज लेस सॉल्युबल देन NaCl, ठीक है। रीज़न आपको पता है, जो K पॉजिटिव है उसका जो साइज़ है वो Na पॉजिटिव से बड़ा है, ठीक है। और जितना बड़ा साइज़ होता है उतनी कम क्या होती है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी, और जितनी कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी तो वो कंपाउंड आपका क्या नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए फैक्टर ज़रूरी है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, लैटिस एनर्जी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरे ग्रुप मेंबर से मैच नहीं करती। तो जो लिथियम है, ठीक है, वो भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि दूसरे एलिमेंट्स शो नहीं करते एल्कली ग्रुप के। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लिथियम है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, एबनॉर्मल है। चलिए अब हम वो पॉइंट्स करते हैं जिसके कारण लिथियम एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। जो पहला कारण है उसका वो ये है कि जो लिथियम है इसका साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है, और जो लिथियम आयन बनता है उसका साइज़ भी कैसा है, बहुत छोटा है। तो चलिए देखते हैं इसके कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट शो करता है आपका लिथियम। फर्स्ट आपका लिथियम फॉर मोनोऑक्साइड, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो स्मॉलर कैटायन है वो स्टेबलाइज करता है स्मॉलर एनायन को, ठीक है। तो जो लिथियम है वो बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके लिथियम मोनोऑक्साइड Li2O, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ भी छोटा होगा और लिथियम का साइज़ भी कैसा होगा, छोटा होगा। और ये क्या करते हैं, आपस में स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं वो क्या बनाते हैं, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, क्योंकि उनका साइज़ कैसा है, बड़ा है। सेकंड पॉइंट, जो लिथियम है वो कंबाइन करता है किससे, नाइट्रोजन से, और क्या बनाता है आपका, नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्राइट का जो फॉर्मूला है वो है आपका Li3
तो इसमें भी रीज़न सेम है वही, कि जो लिथियम आयन है वो नाइट्राइड आयन के साथ क्या करता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि दोनों का साइज ही कैसा है, छोटा है। जो दूसरे एल्किल मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, द हाइड्राइड ऑफ लिथियम इज मोर स्टेबल देन डैट ऑफ हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल। तो जो हाइड्राइड है इस एल्कली मेटल्स के, ठीक है, उनका तो जनरल फार्मूला आपको पता ही है, MH है। अगर मैं लिथियम हाइड्राइड की बात करूं तो LiH, सोडियम हाइड्राइड की बात करूं तो NaH। तो जो लिथियम हाइड्राइड इट इज़ मोर स्टेबल, रीज़न वही होगा, स्मॉल साइज होने के कारण जो लिथियम आयन है वो हाइड्राइड आयन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। लेकिन जो सोडियम है वो बड़ा साइज होने के कारण हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं बना पाता, स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम ये प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं उसका एक ही रीज़न है, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एंड लिथियम आयन। उससे नेक्स्ट आपका जो लिथियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पे, और कार्बोनेट हायर टेम्परेचर भी स्टेबल रहते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए, लिथियम कार्बोनेट फॉर्मूला है आपका Li2CO3। ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये बनता है Li2O प्लस CO। तो यहाँ पर जो Li2O है इट इज़ स्टेबल। ठीक है। और जो Li2CO3 है इट इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है आपका Li2CO3? क्योंकि जो लिथियम आयन है इसका साइज़ तो छोटा है और जो कार्बोनेट आयन है इसका साइज़ बड़ा है। इसके कारण ये क्या नहीं कर पाते, स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाते, और ये आपका अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, Li2O में। जो दूसरे कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, वो आपके स्टेबल हैं और वो हीटिंग पे डिकम्पोज नहीं होते। उसी तरह से जो आपकी एक प्रॉपर्टी और है जो लिथियम क्लोराइड है वो है डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट का मतलब होता है कि जो इसके साल्ट हैं लिथियम के वो क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लिथियम आयन का साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है, जिसके कारण वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे आपका एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड। ठीक है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है 2H2O। तो और जो दूसरे एल्कली मेटल के साल्ट हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम आयन का साइज़ कैसा है, बड़ा है, तो ये क्या नहीं कर पाता, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिथियम की वो है हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम आयन। ठीक है। हाई पोलराइजिंग पावर होने के कारण जो आपका लिथियम है इसके जो कंपाउंड्स हैं उसमें आपको कैसा करेक्टर मिलेगा, कोवलेंट करेक्टर। ठीक है। ये हम कर चुके हैं कि पोलराइजिंग पावर होती क्या है। जैसे आपका एक कैटायन है और एक क्या है, एनायन। तो कैटायन की एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसको क्या बोलते हैं हम, पोलराइजिंग पावर। ठीक है। अब जब हाई पोलराइजिंग पावर होगी तो क्या होता है, जो ये चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनायन से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, कैटायन की तरफ। ठीक है। तो यहाँ चार्ज डेल्टा पॉजिटिव रह जाता है और एनायन पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आयनिक करेक्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और कौन सा करेक्टर आ जाता है, कोवलेंट। क्या कारण है इसका, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है। उसी तरह से कोवलेंट करेक्टर के कारण जो इसके ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, आपके कार्बोनेट्स हैं, जो इसके क्लोराइड्स हैं, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। वाटर में थोड़ा बहुत घुल जाते हैं, जबकि जो दूसरे एल्कली मेटल्स हैं और उनके जो कंपाउंड्स हैं वो घुलते हैं केवल वाटर में। ठीक है। क्योंकि जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर कैसी होती है आपकी, आयोनिक। उससे नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग इन
लिथियम। ठीक है, जो लिथियम आयन होता है इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग, जिसके कारण ये हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैटायन है, ठीक है, प्लस वाला, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है मेटल का जो पूरा का पूरा लैटिस है उसका अरेंजमेंट होता है। एक इसमें कैटायंस होते हैं और एक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग है ये डिपेंड करते हैं साइज़ पर। जितना छोटा साइज़ होगा उतना बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा साइज़ होने के कारण स्ट्रॉन्ग इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है लिथियम में, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, एक और है प्रॉपर्टी लिथियम की, स्मॉल साइज़ होने के कारण इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण हम इसको फोटो सेल में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फोटो सेल में किसकी मूवमेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की, और फोटो सेल्स में उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण हम लिथियम का यूज़ फोटो सेल्स में नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम। देखिए, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में डायगोनली मूव करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं। इसे ही हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे अगर मैं लिथियम से डायगोनली चलूँगा तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा, मैग्नीशियम। तो लिथियम इट इज़ डायगोनली रिलेटेड टू मैग्नीशियम। तो चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो मैच करती हैं। तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में वो क्यों पैदा होती हैं, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो कैसा है, लगभग एक जैसा। जैसे अगर मैं लिथियम के साइज़ की बात करूं 152 पिकोमीटर है, और जो मैग्नीशियम का साइज़ है वो है 160 पिकोमीटर, लगभग एक जैसे ही हैं। उस तरह से लिथियम आयन और जो मैग्नीशियम आयन है उनका जो आयनिक साइज़ है वो भी कैसा है, एक जैसा है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, देखिए, जो लिथियम और मैग्नीशियम वो क्या है, आपकी हार्ड है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो इंटरमेटेलिक फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इंटरमेटेलिक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण दोनों ही जो आपके लिथियम है और जो मैग्नीशियम है वो दोनों कैसी हैं, हार्ड हैं। सेकंड पॉइंट है, दोनों ही आपके एलिमेंट नाइट्राइड से रिएक्ट करते हैं। नाइट्राइड है आपका N3 नेगेटिव। ठीक है, और क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स। ठीक है, जैसे ये आपका लिथियम नाइट्राइड है और ये क्या है आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड। रीजन सेम है कि जो आपका लिथियम आयन है और जो आपका नाइट्राइड आयन है, उसी तरह से जो आपका मैग्नीशियम आयन है और जो कौन सा आयन है, नाइट्राइड आयन है, इनका साइज़ कैसा है, लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो स्मॉलर कैटायन कैन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन। तो जो लिथियम आयन है और जो मैग्नीशियम आयन है वो स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, नाइट्राइड के साथ, क्योंकि दोनों का साइज़ कैसा है, लगभग एक जैसा है। ठीक है, उसी तरह से जो आपके ऑक्साइड्स हैं, लिथियम लिथियम मोनो ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम मोनो ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि जो आपका रीज़न है वो वही रहेगा कि जो मैग्नीशियम आयन है और जो लिथियम आयन है दोनों का साइज़ कैसा है, स्मॉल है, और जो ऑक्साइड आयन है उसका साइज़ भी कैसा है, स्मॉल है। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, इसमें भी एक स्टेबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है आपका जो कार्बोनेट्स हैं लिथियम के और मैग्नीशियम के, वो ईजिली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे लिथियम कार्बोनेट है, ये क्या बनाएगा, Li2O प्लस CO2, और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3, वो डिकम्पोज होने के बाद MgO और प्लस CO2। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो आपका ऑक्साइड बनता है ये है मोर स्टेबल। ठीक है,
और लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये क्या हैं, लेस स्टेबल। रीज़न आपको पता है, लिथियम आयन और कार्बोनेट आयन इनके साइज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और साइज़ में अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इसमें जो स्टेबल बॉन्ड बनेगा वो नहीं बनेगा। ठीक है, स्टेबल बॉन्ड इसमें नहीं बनेगा। स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब लिथियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल है, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज़ भी छोटा है। ठीक है, तो जब आप उसको हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे किसमें, अपने मोर स्टेबल कंपाउंड में, जो कि क्या है आपका ऑक्साइड। उसी तरह से लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, डीलिक्विसेंट। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं लिथियम क्लोराइड के साथ, और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 8 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी क्या होती है, हाई हाइड्रेशन पावर होती है। ठीक है, स्मॉलर द साइज मोर विल बी हाइड्रेशन पावर। तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते। उसके बाद जो आपका लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये सॉल्युबल हैं इथेनॉल में। ठीक है, क्योंकि लिथियम क्लोराइड इसकी नेचर भी पोलर है, और जो इथेनॉल है इसकी नेचर भी कैसी है, पोलर है। ठीक है, और केमिस्ट्री में रूल है पोलर डिसोल्व पोलर। तो इसलिए जो लिथियम क्लोराइड हैं और जो मैग्नीशियम क्लोराइड हैं ये क्या हो जाते हैं, इथेनॉल में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड हैं जो दूसरे हैं आपका, जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वो आपका सॉल्युबल नहीं होगा किसमें, इथेनॉल में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं बाय कूलिंग ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट। तो जो इसके क्रिस्टल बनते हैं वो डेका हाइड्रेटेड की फॉर्म में बनते हैं, और इसके साथ अटैच्ड होते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल, 10H2। इसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो यूज़ होता है वो किस में होता है, डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट में अगर आपका सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो आप इस डिटर्जेंट का यूज़ हार्ड वाटर में भी कर सकते हैं, और ये सॉल्युबल होता है किस में, वाटर में। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, जब हम इसको हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, तो 373 केल्विन तक ये क्या करता है, अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, और ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोहाइड्रेट फॉर्म में। ठीक है, केवल एक वाटर मॉलिक्यूल ही इसके साथ अटैच्ड रहता है। और अगर हम टेम्परेचर को 373 केल्विन से क्या कर दें, बढ़ा दें, तो ये जो 10वां मॉलिक्यूल है ये भी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और हमें जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है वो एनहाइड्रस फॉर्म में मिलता है। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। इस एनहाइड्रस फॉर्म को, जो कि वाइट कलर का होता है, इसे हम बोलते हैं सोडा ऐश। तो सोडा ऐश का फॉर्मूला है आपका Na2CO3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोडियम कार्बोनेट की, यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसकी नेचर कैसी होती है, एल्कलाइन। ठीक है, जैसे रिएक्शन लिख के देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट है आपका, हमने किस में डिज़ोल्व कर दिया उसको, वाटर में, तो ये बनता है आपका H2CO3 प्लस 2NaOH। ठीक है, इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर ये 2 वाटर मॉलिक्यूल और आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए बेस है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यहाँ एसिड भी बना है, लेकिन ये कैसा होगा आपका, वीक एसिड। लेकिन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के कारण कैसा होगा,
एल्कलाइन। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए कि आपका जो एक्वा सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का वो एल्कलाइन होता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखकर उसको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आता आपका रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, तो ये डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, रिएक्शन है इसकी Na2CO3। ठीक है, डिकम्पोजिशन होगी Na2CO3 की। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो इसमें NaCl प्लस वाटर और प्लस कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो भी आपके कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं, सभी डिकम्पोज होने के बाद कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता आपका रिएक्शन विद मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे आप सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं, देखिए CaOH की ट्वाइस प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और आप सभी को पता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पानी में क्या होता है? इन सॉल्युबल होता है, और इसके क्या बन जाते हैं? प्रेसिपिटेट, और प्लस साथ में क्या बनता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2 मोल्स। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला आप सबको पता है NaCl, इसे हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली जो कॉमन साल्ट है या फिर सोडियम क्लोराइड, उसे हम निकालते हैं किससे? सी वाटर से। ठीक है, सी वाटर की हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन करते हैं, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और जो हमें सॉलिड फॉर्म मिलती है साल्ट्स की, उसे हम बोलते हैं क्रूड साल्ट। ठीक है, आप सभी को पता है समुंदर के पानी में सोडियम क्लोराइड तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पर क्रूड साल्ट मिला है आपको, उसमें ये सभी साल्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमें तो मेनली क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड। अगर आपका जो साल्ट है, अगर वो रेनी सीजन में उसमें मॉइस्चर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका साल्ट है वो है इम्प्योर। ठीक है, उसमें ये साल्ट्स प्रेजेंट हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। इनकी क्या टेंडेंसी होती है? वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर एब्जॉर्ब करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं हम सोडियम क्लोराइड को। तो हम लेते हैं क्रूड साल्ट। क्रूड साल्ट कौन सा है? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स भी प्रेजेंट हैं। हमें क्या करना है? उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करना है? डिज़ोल्व करना है, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? उसको फिल्टर। यदि उसमें कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है जो घुलती नहीं है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? फिल्टर के द्वारा अलग हो जाएंगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें से हम कौन सी गैस पास करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करेंगे, उससे क्या होगा? जो सोडियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के साल्ट्स हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे? सॉल्युबल फॉर्म में ही रहेंगे, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड से कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर लें? उसको फिल्टर कर लें, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? प्योर सोडियम क्लोराइड। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है हमारा 1081 केल्विन, और जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो है 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है
कई दूसरे कंपाउंड्स बनाने में, जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट। सोलवे प्रोसेस में हमने सोडियम क्लोराइड का यूज़ करा था, ब्राइन वाटर का यूज़ करा था, ठीक है। उस तरह से NaOH की प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम एक्वस सोडियम क्लोराइड की, और सोडियम परऑक्साइड बनाने में भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर करेंगे बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वस सोडियम क्लोराइड। और इस इलेक्ट्रोलिसिस को एक स्पेशली डिज़ाइंड सेल में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैसनर एंड केल्नर सेल या फिर मरकरी कैथोड सेल। तो आपको यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैं नंबर दे रहा हूँ 1, 2 एंड 3। 1 एंड सेकेंड कंपार्टमेंट दे कंटेन्स ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर का मतलब है ऐसा वाटर जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, जिसको मैंने नंबर 3 दिया है, उसमें क्या प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH। तो अब हम इलेक्ट्रोलिसिस अगर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस बिना इलेक्ट्रोड के तो नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो जो आउटर कंपार्टमेंट है, ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट में जो ग्रेफाइट रड है, ठीक है, वो एक्ट करेगी किस तरह से, एनोड की तरह से, ठीक है। और जो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है, उसमें आयरन रड, ठीक है, ये एक्ट करेगी एज कैथोड। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रोड और है जो कि मरकरी इलेक्ट्रोड है। इसे हम इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड की तरह भी काम करता है इस सेल में और एनोड की तरह भी काम करता है। तो जो आउटर कंपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पर मरकरी एक्ट करेगा कैथोड की तरह, और जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है, जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, उसमें मरकरी एक्ट करेगा किस तरह से, एनोड की तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर चार्ज देख सकते हो, ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है सेल के नीचे, ये क्या है, आपका मरकरी, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन है आपकी कैसनर एंड केल्नर सेल की। अब क्या क्या रिएक्शंस इसमें होती हैं वो हम करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगी तो आप ये देखिए कि जो आउटर कंपार्टमेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है, ब्राइन वाटर, ठीक है, अ वाटर विच कंटेन्स सोडियम क्लोराइड। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो देखिए क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड है, इट इज़ ए साल्ट, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और आपका वाटर भी है, ठीक है, इट इज़ वीकली आयोनाइजेबल, ये डिसोसिएट होगा किसमें, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगी तो जो ये आपके पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, ये मूव करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, क्योंकि उस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब इन दोनों में से Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है किससे, H पॉजिटिव से। तो सोडियम इट विल फॉर्म एट कैथोड। ओके, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए, जो कैथोड है उस पर किसकी प्रिपरेशन होगी, सोडियम की। अब बात आती है एनोड की। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कौन कौन आएंगे उसकी तरफ, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। एनोड पे होगी क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो Cl नेगेटिव है इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जब Cl इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद Cl प्लस Cl क्या बन जाएगा आपका, Cl2, ठीक है। तो जो आउटर कंपार्टमेंट होगा वहाँ पर एक गैस निकलेगी, और वो कौन सी गैस होगी आपकी, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी आपकी, और कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, सोडियम,
तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आउटर कंपार्टमेंट है, आपको यहाँ पर से कौन सी गैस दिखाई दे रही निकलती हुई? क्लोरीन गैस। अब जो सोडियम आपका बना है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करेगा? वो मरकरी से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम अमलगम। ठीक है, ये याद रखना, 2Na प्लस XHG और ये बनता है आपका Na2HgX। ठीक है, ये बन गया आपका सोडियम अमलगम। आप यहाँ डायग्राम को देखिए, डायग्राम पे यहाँ पर एक आपको व्हील लगे हुए हैं इसके नीचे, ठीक है, सेल के नीचे। तो ये व्हील क्या करते हैं? जो आपका मरकरी अमलगम बना है यहाँ पर, ठीक है, मरकरी अमलगम जो बना है आपका सोडियम के साथ, वो क्या करता है? मूव करके कहाँ चले जाता है? सेंट्रल कंपार्टमेंट। ठीक है, अब हम करते हैं कि सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि सेंट्रल कंपार्टमेंट में हमने क्या ले रखा है? डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी कहाँ पर? सेंट्रल कंपार्टमेंट में। ठीक है, NaOH, ठीक है, इट इज़ अ साल्ट, किस में कन्वर्ट होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। वाटर भी प्रेजेंट है उसी तरह से, इट इज़ वीकली आयोनाइजेबल, किस में टूटेगा? H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। अब क्या होगा? उसी तरह से प्रोसेसेस होंगी कैथोड पे भी और एनोड पे भी। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। कौन मूव करेंगे इसकी तरफ? Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, अब सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या होगा? जो H पॉजिटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H में। ठीक है, उसके बाद H प्लस H आपस में मिलके कौन सी गैस बनाएंगे? आपकी H2। तो जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है वहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अगर मैं एनोड की बात करूं, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीडेशन होती है, OH नेगेटिव और OH नेगेटिव ही है आपका। ठीक है, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? आपका OH में। ये आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट है जिसमें क्या बना? आपका OH। और हमने अभी ऊपर क्या किया था? जो सोडियम अमलगम बना था, ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट्स में, वो जब हम उसको क्या करते हैं? मूव करवाते हैं सेल को, तो वो आउटर कंपार्टमेंट से कहाँ चले जाता है? अंदर वाले कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो क्या बनता है? देखिए, Na2HgX, ये सोडियम अमलगम बनाया था हमने, प्लस 2OH। ठीक है, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो एनोड पे प्रोडक्ट बना था, तो ये बनता है आपका 2NaOH और प्लस XHG। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बन चुका है आपका क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस क्या होती रहती है? चलती रहती है। और जब NaOH की कंसंट्रेशन 20% से ज़्यादा हो जाती है सेल में, तो हम क्या करते हैं? उसको निकाल लेते हैं।